हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका ग्रेड 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक है का फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत एक इंट्रोडक्शन में मेनली आपको ये बताया कि किसी भी चीज को करने के लिए हमें सबसे पहले, चाहे कोई गेम ही ना क्यों खेलना हो, तब भी हमें उसके नियम कायदे पता होने चाहिए। अगर हमें नियम पता होते हैं तभी हम जानते हैं कि उस गेम को कैसे खेला जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप फुटबॉल जैसा गेम जो है के बारे में आपने सुना भी होगा, आपने खेला भी होगा, कैसा लगता है फुटबॉल गेम? जैसा नाम बताता है, इसमें क्या है, प्लेयर बॉल को पैर से मारेगा। तो जो रूल्स बनाए गए हैं फुटबॉल के, उसमें मेनली क्या बताया गया है कि अगर ये जो गेम है इसमें आपको पहली बात बॉल पैर से मारनी है, लेकिन अगर किसी प्लेयर्स के हाथ से ये बॉल टच कर गई बाय गोलकीपर को छोड़ के, तो उसको फाउल माना जाएगा। यहीं पर अगर आप सोचो, लोग जो हैं या जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को हाथ में पकड़ लें और एक दूसरे को पास करना शुरू कर दें, तो फिर ये लोग अब गेम फुटबॉल तो नहीं खेल रहे ना, उन्होंने गेम को कुछ और ही बना दिया। इसी तरीके से बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, हर एक के अपने रूल्स हैं जिसके अनुसार उस गेम को खेला जाता है। ये जो रूल्स हैं ये मदद करते हैं हमें गेम को एक पर्टिकुलर तरीके से कैसे खेलना है, उसे डिफाइन करने के लिए, उसे समझने के लिए, और साथ ही साथ हम ये जान पाते हैं कि ये रूल या ये जो गेम है ये दूसरे गेम से अलग कैसे है। अब किसी भी गेम के लिए ये जो रूल्स हैं ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक है, मेन की फीचर्स हैं। तो हम इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। यानी कि अगर उस गेम को खेलना है तो इन रूल्स के पास वो पावर है कि वो उस गेम को ऑर्गेनाइज तरीके से खिला सके। सेम वे जो सोसाइटी होती है ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, जिससे जो सोसाइटी है वो बनती है जैसा हम बनाना, और बाकी और तरह की सोसाइटी वो अलग होती है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग साथ में रहते हैं, वहां पर अगर इस तरह के रूल्स को आपको लागू करना है तो वो करा जाता है कॉन्सेंसस के थ्रू। कॉन्सेंसस क्या होता है? कॉन्सेंसस हुआ सर्वसम्मति, सब लोग सहमत हैं तभी फिर उन रूल्स को लागू किया जाता है। जो मॉडर्न कंट्रीज हैं वहां पर ये जो कॉन्सेंसस है ये अवेलेबल है रिटन फॉर्म। तो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ये रूल्स सारे के सारे मिल जाएंगे, उसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अभी हमने अपनी चाहे क्लास 6th हो, क्लास 7th हो, जो हमारी बुक थी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। अब कभी आपने इसको पढ़ने पर यह सोचा कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है, या ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे, कौन था वो जिसने इसको लिखा? तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें मेनली हम यही डिस्कस करेंगे इश्यूज को लेकर, साथ ही साथ क्या की फीचर है इन कॉन्स्टिट्यूशन। हर फीचर बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसकी वर्किंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो शुरू किया है चैप्टर का, वो किया है कि हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, या एक कंट्री जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। 1934 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो एक जोर था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर, वो जो है तब फॉर्म हुआ जब इंडियंस ने जो है उसमें ज्यादा अपना एक स्पेस दिखाया, एक स्पीड ली उन्होंने, और फाइनली दिसंबर 1946 को ये बैठक बुलाई गई। जो पेज 2 पे आपको फोटो दी गई है इसमें कुछ मेंबर्स दिख रहे हैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस टाइम पे थे।
1946 दिसंबर से लेके नवंबर 1949 के बीच का जो समय है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। फाइनली 150 साल के बाद जो ब्रिटिश रूल का चल रहा था, उसके बाद इंडिया को अपनी एक पहली बार ऐसा मौका मिला कि वो आजाद थी अपने खुद की किस्मत को एक शक्ल देने के लिए। जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने जो है बहुत ही फुल आइडियलिज्म के साथ जो है इस टास्क को करने की कोशिश की, और इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने भी काफी हद तक मदद करी थी। लोग क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था, हर कोई चाहता था ना कि इंडिया आजाद हो जाए और फिर हम इंडिया में अपने तरीके से जी पाए। तो वही जो 150 साल का एक राज था ब्रिटिश रूल का, उसके खत्म होने का एक तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको बनना मतलब था कि हमारे खुद के लोग जो हैं वो अब अपने तरीके से अपनी डेस्टिनी को एक शेप दे सकते थे। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे अभी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये जो फोटो दिखाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो ये तो इस फोटो का एक डिस्क्रिप्शन दिया है। अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है कंट्री में। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, उनके पास अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि उनके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। अब ये जरूरी नहीं है कि सारी कंट्रीज जो हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बहुत सारे पर्पसेस को सर्व करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का रोल जो है वो कई सारे पर्पसेस के लिए है। पहला, वो जो है कुछ आइडियल्स जो हैं उनका गठन करता है, जो एक तरीके से आइडियल्स क्या हुए कि हम उन चीजों को, विचारधाराओं को फॉलो करेंगे, इस चीज को, इस रूल्स को, इस नॉर्म्स को लेकर ही हम आगे बढ़े। कुछ ऐसे आइडियल्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी चीजों को चला सकते हैं। तो ये जो कुछ आइडियल्स थे, ये हमारी कंट्री किस तरीके की हो उसका आधार बने, जिसमें हम इंडियन सिटीजन्स एक तरह से रहना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे आज़ादी के बाद हम किस तरह की कंट्री में जीना चाहते हैं, हमारी कंट्री कैसी हो, उसके कुछ आइडियल्स थे, उसका गठन जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन पर्पसेस को सॉल्व करता है। फिर दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारा जो समाज है उसका बेसिक नेचर कैसा होगा। अब एक कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग जो हैं कुछ अपने अपने बिलीफ्स शेयर करते हैं, पर जरूरी तो नहीं है कि हर कोई हर एक के इशू को या सारे इशू पे एग्री करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स देता है जो सारे के सारे पर्सन्स कंट्री के अंदर एग्री करेंगे, क्योंकि वो जो है एक तरीका है, उसका आधार है, जिसमें वो ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री किस तरीके से गवर्न की जाए, किस तरीके से हमारी कंट्री चले। अब इसमें जो है खाली किस तरह की गवर्नमेंट हो यही नहीं शामिल है, बल्कि एक एग्रीमेंट कुछ आइडियल्स को लेकर जो सारे के सारे कंट्री में लोग रहते हैं वो उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। कंट्री तभी चल सकती है जब लोग जो है उसके अंदर रहने वाले उस कंट्री के जो नियम बनाए गए हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो इमेजेस दी हुई, पर इन इमेजेस का क्या वजह है जो इन्होंने यहाँ पे ऐसी दिखाई है, उसको करने से पहले इसका डिटेल देखते हैं कि क्यों ये इमेजेस बताई गई है। अब यहाँ दिया गया है कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस दी हुई हैं, अभी जो रीसेंट हिस्ट्री रही नेपाल की, नेपाल एक ऐसी कंट्री जो कि बॉर्डर करती है इंडिया को नॉर्थ की तरफ से। नेपाल में जो है मोनार्की थी अभी तक। मोनार्की का मतलब है जहां राजा का रूल था। जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन रहा नेपाल का,
जिसको कि अपनाया गया था 1990 में, वो इस फैक्ट को रिफ्लेक्ट करता है कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके पास है, किंग के, यानी राजा ने जो है अल्टीमेटली डिसीजन जो दे दिया वो फाइनल होगा। तो एक जन आंदोलन जो है नेपाल में हुआ कई दशकों तक कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो, और 2006 में जाकर फाइनली उन्होंने जो किंग की पावर्स थी उनको खत्म कर दिया। अब जो लोग थे वहां के, उनको एक नया संविधान लिखना था ताकि नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेसी बन सके। कारण क्या रहा कि वो नहीं चाहते थे कि हमारा पहले का जो संविधान है वो आगे तक चले, क्योंकि उसमें जो कंट्री के आइडियल्स थे, जो कंट्री की विचारधारा है, वो जो है कहीं भी उसकी वो नहीं दर्शाई जाती थी। मतलब हमें जो लोगों की विचारधारा है वो तो कहीं दिखती ही नहीं थी, जैसा कि लोग अपने नेपाल को चाहते थे। तो इसीलिए जो है उनको इस तरह से लड़ाई लड़नी पड़ रही थी कि उनकी जो वहां की तानाशाही है वो खत्म हो जाए और उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं दो इमेजेस हैं, जिसमें पहली इमेज का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, ये कंट्री जो नेपाल की है, इसने कई सारे स्ट्रगल्स देखे डेमोक्रेसी को लेकर। पीपल स्ट्रगल रहा 1990 में, और उसके कारण डेमोक्रेसी स्टैब्लिश भी हुई, जो कि रही 12 साल तक, यानी कि 2002 तक। फिर अक्टूबर 2002 में जो किंग ज्ञानेंद्र थे, उनको ऐसा लगा कि ये जो माओइस्ट हैं, जो बहुत ज्यादा कंट्री साइड में सिर उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इस वजह को इस तरह से देखा कि माओइस्ट जो है वो कंट्री साइड में बहुत ज्यादा सर उठा रहे हैं, और वो जो हैं क्या कर रहे हैं, अलग अलग पहलू जो गवर्नमेंट के हैं उनको कहीं ना कहीं आर्मी की सहायता से टेक ओवर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो किंग थे उन्होंने अपने आप को एक तरह से हेड ऑफ द गवर्नमेंट फरवरी 2005 में एक तरह से डिक्लेयर करके टेक ओवर कर लिया। नवंबर 2005 में माओइस्ट जो है उन्होंने और पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली और एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया। ये जो एग्रीमेंट था ये क्या बताता है एक बहुत बड़ी पब्लिक को कि दोबारा से डेमोक्रेसी और पीस की तरफ जो लौटना पड़ेगा, उस चीज को ये एग्रीमेंट दर्शाता था। मतलब अभी तक तो जैसा चल रहा था ठीक था, पर अब जब माओइस्ट ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर ली तो इस एग्रीमेंट से ये हो गया कि नहीं, दोबारा से हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और शांति हो। फिर 2006 में ये जो पीपल्स मूवमेंट था डेमोक्रेसी को लेके, अब इसने फिर से जो है जोर पकड़ना शुरू कर दिया। जो छोटे छोटे कंसेशंस यानी छूट राजा दे रहे थे उसको बार बार जो है ये लोग मना कर देते थे। और फिर फाइनली अप्रैल 2006 में किंग ने जो है थर्ड पार्लियामेंट को रिस्टोर किया और पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि वो जो है गवर्नमेंट बनाए। 2008 में नेपाल जो है डेमोक्रेसी बन गई। एबॉलिशिंग किसको किया गया, यानी खत्म किसको किया गया, तानाशाही को। तो ये जो दोनों फोटोज हैं ऊपर, ये दिखा रही हैं पीपल्स मूवमेंट जो डेमोक्रेसी को लेके हुआ 2006 में। तो यहाँ ये जो दोनों फोटोग्राफ्स हैं ये 2006 के पीपल्स मूवमेंट को दर्शाती हैं। जैसे कि गेम में होता है फुटबॉल के, अगर हम जो गेम का मेन कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं जिसके बेसिस पर गेम खेला जा रहा है, अगर उसको बदल दें तो गेम पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो नेपाल जो है जब मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ मूव किया तो उसको भी अपने जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे उसको बदलना पड़ेगा, ताकि वो जो है एक नई सोसाइटी जो है उसको चला सके। इसीलिए जो लोग थे नेपाल के, उन्होंने एक बिल्कुल नया संविधान अपनाया कंट्री के लिए 2015 में। जो कैप्शन था वो बताता है नेपाल का कैसा स्ट्रगल रहा डेमोक्रेसी के लिए। एक और इंपॉर्टेंट पर्पस जो कॉन्स्टिट्यूशन का है
वो ये डिफाइन करता है कि नेचर कैसा होगा कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का। तब अभी तक तो ये था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो उसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस बता रहे हैं वो ये है कि नेचर जो कंट्री का है उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर होगा वो कैसा होना चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए नेपाल का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताता है कि कंट्री जो है वो किंग द्वारा रूल करी जाएगी या उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा। वो कंट्रीज जिन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटी अपनाई है वहां कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को वो सेट करता है जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा मदद करती हैं इन सोसाइटीज के अंदर। डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर को चुनते हैं ताकि वो अपनी जो भी पावर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमारे बिहाफ पर कर सके या उनको सही से निभा सके। हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी का मिसयूज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके लिए पूरी तरह से हमें सुरक्षित करता है। जो मिसयूज है अथॉरिटी का उसके कारण बहुत भारी अन्याय हो सकता है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के लिए एक क्लासरूम सिचुएशन के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरेश जो है वो एक क्लास मॉनिटर है, वो एक बुली है, मतलब अपने से साथ के वाले जो लड़के वगैरह हैं या लड़कियां हैं उन पे जोर आजमाता है। उसके क्लासमेट्स जो हैं वो भी उसको बहुत ज्यादा नहीं पसंद करते। मिसेस राव जो क्लास टीचर हैं उनको क्लासरूम छोड़कर कुछ अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने सुरेश से कहा कि तुम क्लास को माइंड करो। अब सुरेश ने अनिल को जो है इस मामले में पकड़ लिया। क्या कहा, जैसे क्योंकि वो बुली था ना, परेशान करने की आदत थी उसे, तो अनिल के लिए उसने कहा कि अनिल आज मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा मिसेस राव को। तो अनिल ने कहा भाई मैंने किया क्या है जो तुम मेरी रिपोर्ट करोगे। अब जब मिसेस राव क्लास में लौट कर आई तो सुरेश ने क्या बोला कि मैम जब आप बाहर थी ना तो अनिल बहुत जोर जोर से बात कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और यहां तक कि वो मेरी भी नहीं सुन रहा था। अब मैम ने क्या किया, अनिल की बात, वो सुरेश की बात पर विश्वास कर लिया और अनिल को डांट दिया। और डांटा भी क्या कि अनिल अब तुमको जो है स्कूल के बाद आज रुकना पड़ेगा और साथ ही साथ 100 बार ये भी लिखोगे कि मैं क्लास में जो क्लास मॉनिटर है उसको डिसोबे नहीं करूंगा। अब यहां गलती अनिल की तो बिल्कुल नहीं थी। अनिल कह रहा मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन विश्वास किसकी बात पे किया गया, सुरेश की बात पर। ये इन्होंने यहाँ पर एक अथॉरिटी का जो मिसयूज होता है उसके बारे में दिखाया। तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे रूल्स को जो है बनाता है जो हमें इस अथॉरिटी के मिसयूज से बचाते हैं। ये मिसयूज कौन करता है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में, जिसके बारे में आप और ज्यादा बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत सारी ऐसी लॉज हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। जो अभी आपका सेक्शन आएगा फंडामेंटल राइट्स पे, उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी लॉज बनाई गई हैं जो आपको सेफ गार्ड करती है। आप ये भी पढ़ोगे कि कैसे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू इक्वालिटी गारंटी करता है सारे पर्संस को और कहता है कि कोई भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। राइट टू इक्वालिटी एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन इसी के बेसिस पे कि किस तरीके से जो क्लास मॉनिटर है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। एक पहला क्वेश्चन तो ये दिया है, तो आप इससे ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि ये बच्चा बुली है, ये इसको पावर मिली है तो ये बच्चों को डरा के कैसे भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। पर टीचर किसका बिलीव कर रही है, उस बच्चे का है। अब यहाँ आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं कि क्या कैसे पता चलेगा कि जो मिनिस्टर है वो मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर का। पहला है कि वो रिफ्यूज कर देते हैं सैंक्शन करने के लिए एक प्रोजेक्ट को
जो कि उनकी खुद की मिनिस्ट्री का होता है, साउंड टेक्निकल रीजंस के कारण। दूसरा, वो अपने जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी स्टाफ है उसको भेजने की धमकी देते हैं अपने नेबर के लिए। जैसे होता है ना, अगर आप तुम्हारी नेबर से लड़ाई हो जाए तो तुम क्या करोगे, उसको डराने धमकाने के लिए अपने सिक्योरिटी स्टाफ को भेजने की धमकी दोगे। पुलिस स्टेशन पे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि रजिस्टर मत करो कंप्लेंट जो उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट जो है फाइल करी जा रही है। तो ये जो सिचुएशंस दी हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो दो सिचुएशंस हैं ये तो प्रॉपर आपको दिख रही हैं कि हाँ इसमें मिसयूज किया जा रहा है। तीसरा भी एक तरह से मिसयूज है कि आप टेक्निकल रीजन बना के आप अपने ही मिनिस्ट्री के जो प्रोजेक्ट है उसको सैंक्शन नहीं कर रहे। तो ये सारे जो रीजंस दिए हैं ये एक तरह से आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है डेमोक्रेसी में, वो ये है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपनी पावर दूसरे के अगेंस्ट ना इस्तेमाल करे, खास तौर से जो कम पावरफुल लोग हैं या ग्रुप्स हैं। अब यहां फिर एक स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करी गई है जो एक ऐसे ही क्लासरूम के सिचुएशन की है। गेम्स का पीरियड जो है वो शुरू होने वाला है। तो लड़कियां और लड़के, क्योंकि कोएड है इसलिए लड़कियां बोल रही हैं कि आज फॉर अ चेंज बास्केटबॉल खेलते हैं। तो लड़के क्या कहते हैं, नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे। तो यहां पर टीचर कहती हैं कि ठीक है, हैंड्स के शो से हम करेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व करने की। अब क्योंकि मतलब वो नहीं होता जो जितने हैं वो फेवर में वो मेजॉरिटी में हाथ उठाएं, उस तरीके से हम क्लास की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लड़कियां कहती हैं कि ऑब्वियसली भाई जब बॉयज ज्यादा हैं क्लास में तो वो ही जीतेंगे, और हुआ भी वही, बॉयज जो है वो जीत गए और उन लोगों ने क्रिकेट का गेम खेला। तो यहाँ जो लड़कियां हैं वो ये कह रही हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो बॉयज चाहते हैं, क्योंकि वो जो है मेजॉरिटी में है। दूसरी लड़की कह रही है कि मैम को एक और कोई तरीका सोचना चाहिए डिसीजन लेने का, ताकि हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें भी तो सुना जा सके। नहीं तो हर वक्त क्या होगा, सिर्फ लड़कों की ही बातों को सुना जाएगा। ऐसी जो अनहेल्दी सिचुएशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी हो सकती हैं। यहाँ मेजॉरिटी जो है वो लगातार अपने डिसीजंस थोपेगी और उसी के कारण माइनॉरिटीज जो है उनको बाहर कर दिया जाएगा, और या ऐसी डिसीजंस को लाएंगी जो उनके इंटरेस्ट में नहीं होगी। तो ये जो ऊपर वाला स्टोरी बोर्ड है ये बताता है कि हर सोसाइटी जो है वो इस मेजॉरिटी से परेशान होती है, शिकार बनती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स बनाता है जिसमें ये जो माइनॉरिटीज हैं इनको ना अलग रखा जाए जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब, अगर जो चीज मेजॉरिटी के लिए अवेलेबल है रूटीन तौर पर, उससे माइनॉरिटीज को बाहर ना रखा जाए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स बनाता है। एक और रीजन कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, वो इसलिए है कि जो डोमिनेशन या टायरनी है मेजॉरिटी की, उसको माइनॉरिटी के ऊपर से रोका जा सके। मतलब मेजॉरिटी वाला जो है एक तरह से बुली करे माइनॉरिटी को, उसको रोकने के लिए, डोमिनेशन को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इसके लिए कह सकते हैं जैसे एक कम्युनिटी डोमिनेट कर रही है दूसरे को, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, आपस में ही कम्युनिटीज का डोमिनेशन है, या मेंबर्स जो एक कम्युनिटी के हैं वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रहे हैं सेम कम्युनिटी के अंदर, यानी कि इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। दो तरीके के डोमिनेशन है, एक है आपका इंटर कम्युनिटी, एक है इंट्रा कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी जो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है, और इंट्रा कम्युनिटी मेंबर्स एक कम्युनिटी के डोमिनेट करते हैं सेम कम्युनिटी के अंदर। अब यहां फिर देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि इसमें माइनॉरिटी कौन है अब स्टोरी बोर्ड में, डेफिनेटली गर्ल्स हैं। किस तरह से माइनॉरिटी का जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं या उनके ऊपर डोमिनेशन हो रहा है, जो डिसीजन लिया गया मेजॉरिटी का कि भाई जितने ज्यादा उनके लड़कों की संख्या थी उनके बेसिस पर डिसीजन ले लिया, ये भी नहीं सोचा कि जो लड़कियां हैं वो भी कुछ खेलना चाहती हैं। इसके बाद आता है जो थर्ड
इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वो है हमें खुद को खुद से बचाने के लिए। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि कुछ एक ऐसा मुद्दा होता है, हम किसी उस मुद्दे के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि वो हो सकता है जो हमारे अपने बड़े बड़े इंटरेस्ट है उसके खिलाफ है, और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें उसको अगेंस्ट उसके गार्ड करने में मदद करता है। समझने के लिए अगेन वी हैव द स्टोरी बोर्ड। अब यहां पर स्टोरी बोर्ड देखिए कि शबनम जो है वो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन में है, उसे एक डिसीजन लेना है। उसको 2 चैप्टर्स हैं जो रिवाइज करने रह गए हैं कल के टेस्ट के लिए, पर अब टाइम क्या हो रहा है कि उस टाइम पे उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा है, वो उसको बिल्कुल उसकी कंडीशन ये हो रही है कि नहीं मुझे देखना ही देखना है। एक तरफ उसके माइंड में आ रहा है कि अगर मैं देखती हूं तो फिर मैं अपना रिवीजन नहीं पूरा कर पाऊंगी। तो उसके पेरेंट पूछते हैं कि तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो। तो शबनम कहती है मेरे को ये टीवी प्रोग्राम देखना है, पर मेरा टेस्ट है कल। अगर आप सब टीवी देखोगे तो मेरा भी मन करेगा देखने का। तो मेरे पास एक आइडिया है, क्या अगर कोई भी ना टीवी देखे आज तो मेरा भी मन नहीं करेगा। फाइनली हुआ क्या कि उसने जब अगले दिन टेस्ट दिया तो उसने कहा बहुत अच्छा हुआ कि मैंने कल टीवी नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट के 2 चैप्टर्स में से आए हैं, यानी जो उसने रिवाइज किए थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्टोरी बोर्ड है ये क्या बता रहा है कि एक ऐसा इशू जो आपके हित के अगेंस्ट जा रहा है। अब यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें मदद करता है, उन डिसीशंस के अगेंस्ट हमारी मदद करता है जो अगर हमने लिए तो कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत ही बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं जिन पर कंट्री विश्वास करती है उस पर कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं वो ये बहुत ज्यादा फील करें कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो जो है एक्रीमोनियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा कड़वाहट भरी, क्रोध, एंगर, बिटर, ऐसी वाली पार्टी पॉलिटिक्स हो। तो हमें अब उसके खिलाफ उसको सही करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की जरूरत है। इस जो भावना जो हमारे अंदर घर कर गई है, इसके बहाव में हम ये भूल जाएंगे कि लॉन्ग रन में ये जो डिक्टेटोरियल रूल है ये शायद सारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा सकता है। भाई तुम्हारे को कोई चीज खराब लगी, अब तुम उसको हटाने के लिए दूसरा ले आए, क्या पता वो तुम्हारे लिए और ज्यादा खराब हो आगे चल के। ऐसे में एक अच्छा संविधान जो है वो इस तरीके के जो चेंजेस हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर में उसको चेंज करने से रोकता है। वो इतनी आसानी से अलाउ नहीं करता कि तुम जो भी प्रावधान हैं जो कि गारंटी करते हैं राइट सिटीजन्स के और उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं उनको आसानी से हटा दो या उखाड़ फेंको। तो जो भी अभी का डिस्कशन था उससे हमें समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि शबनम क्यों इतनी हैप्पी दिख रही है, क्योंकि उसने जो है कल टीवी नहीं देखा। तो उसका फायदा उसको आज मिला कि क्वेश्चंस उसने रिवाइज किए चैप्टर्स, उससे क्वेश्चंस बहुत सारे आए। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? अगर मेरे से पूछा जाए, चलिए आप इस सिचुएशन में होते, आपका मन कर रहा है टीवी देखने का, सब लोग देख रहे हैं पर आपका कल टेस्ट है, तो उसमें यह होता कि ठीक है अगर मेरा टेस्ट है तो मुझे अपने पे कंट्रोल करना होगा ना कि सब पे। उनका मन है वो देखे, मुझे पढ़ना है, मुझे अपने आप को देखना है कि हाँ मेरा कल टेस्ट है, अलग कमरे में जाके या दूर जगह बैठ के अपना पढ़ाई करें, तब टीवी से अपना ध्यान खुद हटाना पड़ेगा। अब यहां दिया है एक रिकैप उन रीजंस का कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में। उसके लिए हम जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं उनको रिकॉल करते हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़े। अब ये आपको जो है सॉल्व करना है। जो लोग थे नेपाल के उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया
जब पीपल्स मूवमेंट जो है उसको सफलता मिली डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि किस लिए चाहिए थी, वो आइडियल्स जो है बना सके जो ये डिफाइन करे कि किस तरह की कंट्री में वो रहना चाहते। इसी तरह से सुरेश जो कि क्लास मॉनिटर था, उसने रॉन्गली पिक किया अनिल पे। गर्ल्स जो बास्केटबॉल नहीं खेल पाई क्योंकि बॉयज की मेजॉरिटी थी क्लास में। शबनम ने डिसाइड किया रिवाइज करना अपना चैप्टर बजाय टीवी देखने के। तो क्या आपके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होने चाहिए जिससे ये जो चीजें हैं वो सही ढंग से करी जा सके। अब यहां दिया है, समझने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें जो अभी हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं वो एक सर्टेन आइडियल्स में ट्रांसलेट किए जा सके रूल्स में। उसके लिए हमें सबसे पहले जो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तभी हम जो है इनके आंसर्स ज्यादा बेटर तरीके से लिख पाएंगे। अब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स है इसको करते हैं अब अपने अगले वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम पूरा चैप्टर बना देंगे तो हो सकता है आपको बहुत लंबा लगे, इसलिए इसको पार्ट्स में ही बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं अपने इसके अगले वाली जो चैप्टर का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, उसमें। अगर आपको ये वाला चैप्टर जो भी अभी तक आपने पढ़ा अच्छा लगा, समझ में आया, तो जरूर सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन।